अबू जो अभी रिसेंटली वाक़या हुआ है एयरप्लेन क्रैश का, तो आपने बचपन में हमें बताया था कि वो आपके साथ भी इसी तरह कोई वाक़या पेश आया था, तो वो तो ज़रा आज बताएं। सबसे पहले तो बहुत अभी ईद के दिन हमारे बहुत मोहतरम दोस्त हैं रज़ा अली आबदी साहब, तो उनकी मैंने पोस्ट देखी, उन्होंने फेसबुक पे लगाई हुई, तो उन्होंने दो बच्चों की तस्वीर लगाई और कहा कि ये दोनों बच्चे उस जहाज़ के हादसे में झुलस गए, तो मैं कैसे ईद मनाऊं। तो वो उन्होंने इतने दर्द और मोहब्बत से ये बात कही, तो मैं भी ये सोच रहा था कि वाकई हम ईद का दिन है आज, लेकिन ज़रा हम उन लोगों के बारे में सोचें कि जिनके जो अजीज़ व अकारिब थे इस हादसे में, उनका इंतकाल हो गया, तो उनके ऊपर क्या गुजर रही होगी। और तो हम तो जो पूरी उम्मत है और पूरी इंसानियत है, ये बुनियादी तौर पर तो एक ही फैमिली है, हम सब एक ही हैं। अगर इस हाथ को कोई तकलीफ़ होगी तो बाकी जिस्म को भी तकलीफ़ होगी, तो बेसिकली तो ये हम सब का ही दुख है और अल्लाह ताला हमें सब को सब्र दे और इससे हम एक सबक हासिल करें। जो वाक़या उमर आपने भी कहा है, मुझे याद है कि ये 1991 या 2 का वाक़या है। मैं निश्तर मेडिकल कॉलेज में था, सीनियर रजिस्ट्रार सर्जरी में, या असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया था। तो उस ज़माने में, और अभी भी होता होगा, रिसालपुर के अंदर जो एयरफोर्स का कॉलेज है, पीएफ का, तो उस कॉलेज के अंदर आ जाओ अस्सलाम वालेकुम। तो उसका जो कॉलेज है, तो उस कॉलेज के अंदर एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट होता था, जिसमें पूरे पाकिस्तान से स्टूडेंट्स आते थे और एक तकरीरी मुकाबला होता था। 4-5 दिन उनका फेस्टिवल होता था, जिसमें जितने वो एयरफोर्स के कैडेट थे तो उनके लिए एक काइंड ऑफ हल्ला गुल्ला और इन्जॉयमेंट होती थी। उसके बाद हॉलीडेज हो जाती थी और वो वहाँ से फिर छुट्टियों पे घर चले जाते थे। तो वो हर साल होता था और उसमें वो तमाम मेडिकल कॉलेज में बहुत ऑनर के साथ सबको इनवाइट करते थे। अच्छा, मैं चूँकि डायरेक्टर स्टूडेंट अफेयर था वहाँ निश्तर में, तो जब भी कोई टीम जाती थी तो मैं साथ जाता था। तो उसी तरह एक लड़का और एक लड़की, तो वो उनकी टीम थी। तो ये था कि एक जहाज़ कोयटा से उड़ता था C-130, एक लाहौर से उड़ता था, एक कराची से उड़ता था। तो वो वहाँ से वो तमाम पूरी की पूरी टीमों को रिसालपुर लेके जाते थे। तो हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो एक लड़का और एक लड़की मेरे साथ गए, हम लाहौर तक गए ट्रेन पर और वहाँ से C-130 पे हम गए। वहाँ वो डिबेट्स हुई, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा फ़न और बड़ा शुगल। जब वापसी पे हम C-130 पे आ रहे थे, तो उस वक्त चूंकि उनकी छुट्टियां होती हैं, तो एयरफोर्स के बहुत सारे लोग, उनकी फैमिलीज, उनके कैडेट, वो भी उस जहाज़ के अंदर ही होते हैं। तो C-130 अगर जिन दोस्तों ने कुछ देखा है अंदर से, बाहर से तो आपको नज़र आता ही है ना, अंदर से वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ट्रक होता है, जिसमें ऊपर से हैंगिंग सीटें होती हैं और वो ऐसे कपड़े की सीटें होती हैं और इस तरह 2 रॉ होती हैं इस तरीके से, यानी एक इधर आमने सामने फेस कर रही है, एक इधर से फेस कर रही है। तो उसमें हम यूँ बैठे थे ऐसे। तो वो जहाज़ उड़ा और रिसालपुर से जब वो जहाज़ उड़ा, तो ये जहाज़ तकरीबन जितनी देर में आम कमर्शियल फ़्लाइट जाती है, समहाउ उससे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाता है। तो रास्ते में हम गप्पे मारते जाते। मेरे सामने एक बहुत डिसेंट आदमी बैठे थे, उनकी वाइफ थी, पता लगा कि वो स्क्वाड्रन लीडर हैं और उनका नाम मुझे अब याद है, शाहिद दाद उनका नाम था। और पता लगा कि एक जनरल जहां दाद थे, ये उनके बेटे हैं। तो वो भी पायलट थे, वो भी छुट्टियों पर जा रहे थे और लोग भी जा रहे थे। जब लाहौर में वो लैंड करने लगा, तो वो जहाज जो ही नजदीक आया, तो आपको नजर तो कुछ नहीं आ रहा था, खिड़कियां विड़कियां नहीं थी, लेकिन आपको अंदाजा हो जाता है कि जहाज लैंड करने लगा। तो अचानक वो लैंड करते लगा कि वो लैंड नहीं किया, ऊपर चला गया। अच्छा, खैर कोई कुछ हुआ होगा। थोड़ी देर, एक दफा फिर वही दोबारा अटेम्प्ट हुई, फिर एक दफा फिर अटेम्प्ट, जब 3-4 अटेम्प्ट हुई, तो उसके बाद जहाज ने फिर ऊपर उड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आया, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं, और कोई बताने वाला वहां था भी नहीं। तो वो, लेकिन वो जो शायद साहब कह, कोई नहीं, ऐसे रूटीन है, कुछ नहीं। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जहाज में एक अजीब किस्म की मूवमेंट होनी शुरू हो गई है। कुछ लोग भाग के आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, उनसे पूछा जाए तो वो कुछ नहीं बताते। तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़। और दूसरा ये कि घंटा डेढ़, पौने 2 घंटे गुजर गया और जहाज लैंड ही नहीं किया। अच्छा, फिर मुझे कुछ तशवीश हुई। इतने में एक साहब आए और आके उन्होंने, वो जो मेरे सामने बैठे हुए थे, उनके कान में कुछ कहा। जब उनके कान में कहा तो वो उठ के चले गए, और उठ के जब वापस आए तो मैंने उन्हें कहा कि शाहिद साहब, इज़ एवरीथिंग ओके? तो उन्होंने मुझे देख के कहने लगे, थोड़ा सा तारुफ हो गया था, कहने लगे एवरीथिंग इज़ नॉट ओके। तो एकदम मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे कुछ नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, बट देयर इज़ सम प्रॉब्लम। खैर थोड़ी देर बाद जनाब वो पता लगा कि जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे, और चूंकि जहाज़ के पहिए नहीं खुल रहे तो उन्होंने अटैम्प्ट किया है। तो मुझे टेक्निकल तो नहीं पता, लेकिन वो ज़ोर से झटका दे के कोशिश या वट जो भी था, तो उन्होंने ये फैसला किया कि लाहौर में बैली लैंडिंग की सहूलत मौजूद नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वापस चकलाला जा रहे हैं और वहाँ बैली लैंडिंग होगी।
तो ये मुझे उन्होंने बता दिया। अच्छा, वो खुद भी पायलट थे, उनके चेहरे पर भी कंसर्न था, और मैं समझता हूं कि उनके नर्व्स इतने थे कि शायद मुझे फिक्र से ज्यादा कंसर्न नजर आया, लेकिन बार बार उठ के जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद फिर आखिर एक बंदे ने ऐलान कर दिया कि हो सकता है हम कुछ अनयूजुअल सूरत हाल के अंदर लैंड करें, तो उसके लिए आपसे ये गुजारिश होगी कि आप अपने दोनों हाथों को यूं कर लें, आगे की तरफ झुक जाएं, और इस तरह की जब हदायत देनी शुरू कर दी तो वहां तो एक पैनिक क्रिएट हो गई। और हल्का सा उन्होंने एक एवैक्यूएशन प्लान भी थोड़ा हमें समझाने की कोशिश की कि जो भी गेट खुलेगा पहले ये बाहर निकलेंगे, लेकिन फिक्र ना करें, वो बहुत डिसेंट से एक साहब थे, तो उन्होंने बहुत कहना। अच्छा, अब कनेड कॉलेज की लड़कियां, उनकी टीचर्स, लाहौर के बहुत से कॉलेज की लड़कियां, हम निश्तर से थे, कुछ और जगहों से लोग थे जिनके टीचर, और वो यंग बॉयज एंड गर्ल्स, और एकदम वहां पर, और मैं खुद भी, हम सारे के सारे एकदम परेशान हो गए, और एक बड़ी खौफ की कैफियत आ रही। उस खौफ की कैफियत में कुछ चीखें भी आनी शुरू हो गई, लेकिन अभी तक जहाज में हुआ कुछ नहीं, जहाज स्मूथ था, लेकिन वो इतनी खौफ की कैफियत तारी हो गई, तो मैंने वो खौफ वाला साइकिल शुरू कर देना था, लेकिन मुझे अल्लाह ने एक मदद की कि अचानक एक लड़की बेहोश हो गई। चूंकि वो बेहोश हुई तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप देखें, तो मैं फटाफट बेल्ट खोल के मैं गया और मैंने उस लड़की को रिससिटेट करना शुरू कर दिया। वो एक जिसको टेक्निकली जो डॉक्टर हैं वो समझते हैं वेजोवेगल शॉक हुआ उसको, तो खैर जल्दी से हमने उसको किया, उसकी टांगे वगैरह ऊपर करके जिस तरह वो करते हैं उसको रिससिटेट किया, और वो थोड़ी बेहतर हो गई। तो मेरे वो 15-20 मिनट उसमें गुजर गए, जिसकी वजह से मुझे ना फिक्र करने का मौका नहीं मिला। फिर जब मैं आके बैठा तो अचानक मैं अपनी उस कैफियत को याद करता हूं कि मुझे ये लगा कि कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सबसे पहले जो चीज मेरे जहन में आई ना, वो शदीद दर्जे का खौफ था। इतना खौफ कि जिसमें मुझे यानी अपना पूरी का पूरा मिजाज जो है, पूरी तबीयत जो है, वो ऐसे लगा कि पूरे खौफ से भर गई है। अच्छा, खौफ के बाद वो कुछ देर ये कैफियत रही। उसके बाद जो दूसरी कैफियत उसके बाद आई ना, वो ये कैफियत आई कि खौफ तो खत्म हो गया, फिर मुझे ये लगा कि यार पता नहीं उस हादसे के दौरान तकलीफ कितनी होगी। मैंने कहा ऐसा ना हो कि आग लग जाए, और मैंने बर्न के मरीज देखे थे, और मैंने कहा पता नहीं मेरी पूरी बॉडी झुलस जाए, पता नहीं कैसे एक धुआं लपटे, कैसे आग से मैं जल जाऊं, मेरी हड्डियां टूट जाएं। अच्छा, फिर ख्याल आया ये भी हो सकता है कि मेरा इंपैक्ट हो और मेरी स्पाइन टूट जाए, और अगर स्पाइन टूट जाए तो मैं सारी जिंदगी एक मुताज की तरह बिस्तर पे गुजरूं। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि मुझे इतना दर्द होगा, इतनी तकलीफ होगी, ऐसा ना हो कि मेरी आंखों के सामने मेरे आज़ा जो हैं वो टूट जाए। तो वो जो एक कैफियत थी ना, वो मैं आपको बयान तो कर सकता हूं, लेकिन आप उसको महसूस नहीं कर सकते, कि जिसमें आपको वाकई लग रहा हो कि अभी थोड़ी देर के बाद आप जलने वाले हैं, या थोड़ी देर में आपको पैराप्लीजिया या क्वाड्रिप्लीजिया होने वाला है, आप मफलूज होने वाले हैं पूरी जिंदगी के लिए। अच्छा, जब ये कैफियत थोड़ी देर और गुजरी, उसके बाद एक तीसरी कैफियत आई। वो ये कैफियत आई कि मैंने अपने आप को ये सोचा कि यार मैं अभी ना कमाना मैंने शुरू किया है, मैंने सर्जन हूं, मैंने FCPS कर ली है। मेरे सर्जन बनने के बाद मेरे वालिद साहब ने जॉब छोड़ दी थी, जो भी वो काम करते थे। उन्होंने कहा बेटा अब तू कमाता है, मुझे क्या जरूरत है, और मैं तेरे बच्चों को लुक आफ्टर करता हूं। और अहमद और उमर को वो रोजाना स्कूल छोड़, ये नर्सरी में थे उस वक्त, गुड शेफर्ड नर्सरी निश्तर में थी, लासाल हाई स्कूल की, तो ये छोड़ने जाया करते थे। तो मेरे जहन में एक मंजर आया कि अभी ना कल के अखबार में आएगा कि एक हादसा हुआ जहाज का, जिसमें ये लोग दुनिया से चले गए। उसमें ये एक सर्जन भी था, यंग सर्जन डॉक्टर जावेद इकबाल, जो माँ बाप का इकलौता बेटा था, तो वो इस दुनिया से चला गया। और फिर मुझे फौरन ख्याल आया कि मेरे वालिद साहब उस वक्त ये कहेंगे, वो बेचारे ना कोई और जॉब ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैंने कहा हो सकता है इन हादसों में कुछ लोग मर जाते हैं तो गवर्नमेंट उनको कोई उस जमाने में 5-10 लाख रुपए देती है। और मेरे जहन में ये आने लग गया कि वो 5-10 लाख रुपए से अब्बू कैसे अपनी कमाई का सिलसिला शुरू करेंगे, जिसको बच्चों को, मुझे कौसर का ख्याल आया बार बार। मैं कहूँ यार ये बेचारी जो है ना, सारे इसको आके कहेंगे कि ये बेवा हो गई। और इस तरह मुझे अपनी बहन का ख्याल आए, और अहमद उमर का मुझे ख्याल है कि जब स्कूल जाएंगे तो सारे बच्चे इनकी मैडम बुला के इनको गले लगेंगी और लगा के कहेंगी कि इनके अब्बू हैं वो जो सारे वो हो गए। तो इस तरीके से, तो ये जब मुझे ख्याल आया ना कि अब मेरे पूरे पीछे लोगों को एक मुसीबत पड़ने वाली है, तो इसकी ये एक और कैफियत मेरे ऊपर तारी हुई। कुछ अरसे के लिए मैं यही सोचता रहा कि यार मेरे अब्बू पे क्या गुजरेगी, मेरी अम्मी पे क्या गुजरेगी, और जो है ना मेरी बीवी क्या करेगी बेचारी, वो तो ऐसे बिल्कुल एक जवान औरत, वो अचानक 2 बच्चों को लेकर, यतीम बच्चों को क्या करेगी। तो ये कैफियत जो थी, ये बहुत ही एक तकलीफ दे कैफियत थी। और मैं ऐसे मेरे जहन में अपने बच्चों के चेहरे आए, और मैं कहूँ कि यार ये बच्ची, जब उसको अचानक पता लगेगा अहमद को या उमर को कि वो साथ में अब्बू, तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी और वो क्या सोचेंगे, उसके वो रो रहे होंगे, ये सब चीज़ें। तो ये जब इसके बाद जब एक ये कैफियत से भी मैं गुजर गया, उसके बाद ना एक और कैफियत आई, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये कैफियत थी कि मैंने कहा कि यार बात ये है कि मौत तो बरहक है,
और कलमा मैं अभी पढ़ता हूं, और मैं अभी अल्लाह मियां, मैं इस वक्त, मेरे गुनाह मैंने बहुत किए होंगे, इस वक्त मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूं, मैं इस वक्त ईमान की हालत में हूं, अल्लाह पाक मैं तुझ पे यकीन रखता हूं, तेरे नबी पे यकीन रखता हूं, अल्लाह पाक मैं इस वक्त नीट हालत के अंदर हूं, ईमान की हालत में हूं। और दूसरी बात यह है, किसी का मैंने कोई कर्जा नहीं देना, कोई पैसे मैंने किसी को देने नहीं, कोई मुझे ग्रॉस किस्म का कोई गुनाह याद नहीं है, कोई बहुत बड़ा कोई जिससे मैंने क्राइम किया हो, छोटे मोटे बेशुमार होंगे। तो इस हालत में कितनी ज़बरदस्त बात है, चलो मुझे पता तो है कि मुझे मौका तो मिल गया। जो ही मैंने ये सोचा ना, तो उसके बाद एकदम मेरी बॉडी बिल्कुल नम हो गई, बिल्कुल नम हो गई मेरी बॉडी, बिल्कुल जैसे जिसे कहते हैं ना, ऐसे लगा कि सेंसेशन खत्म हो गई, और मैंने आराम से अपनी बॉडी को ढीला कर लिया और गर्दन को नीचे करके ना, और मैं बिल्कुल सुकून में आ गया। वो जो खौफ की कैफियत थी वो भी बिल्कुल ओवरकम हो गई, और वो जो इस तरह की एप्रीहेंशन थी वो भी हो गई, जो दर्द तकलीफ का एहसास था, और मैं बिल्कुल नम होकर बैठ गया, और मैं आई वॉज रेडी टू गो। मैं कहा मैं तैयार हूं, अब जो भी हुआ। इस दौरान में अगर पेन हुआ तो उसको देखा जाएगा, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मैं ऐसे नम होकर बैठ गया। उसके बाद खैर उन्होंने एक छोटी सी ब्रीफिंग दी। वो ब्रीफिंग में लोगों के ऊपर जो खौफ तारी था वो मुझे आंखों में मेरे मंजर अभी तक आ रहा है। अच्छा, इस दौरान में अभी थोड़ा सा वक्त बीच में आया, मुझे बीच में भूल गया, तो जो शाहिद दाद साहब थे ना, तो मैंने उनसे जरा कंसर्न से पूछा, तो वो मुझे कहने लगे कि इस जहाज के अंदर जो एयरफोर्स के चीफ हैं, एयर मार्शल, वो क्या कहते हैं उनके, एयर चीफ, जो भी चीफ हैं, उनकी अपनी बेटी इस जहाज के अंदर सफर कर रही है। और उन्होंने एक नाम लिया कि विंग कमांडर फ्ला हैं, ही इज द बेस्ट पायलट ऑफ दिस फ्लीट, ही इज एक्चुअली फ्लाइंग दिस प्लेन। और जो एयर चीफ मार्शल हैं वो खुद जो कंट्रोल रूम में आके बैठ गए हैं, नॉट ओनली बिकॉज दिस इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट हिज ओन पर्सनल डॉटर इज एक्चुअली इन दिस प्लेन। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि जो बेस्ट पॉसिबल एयरफोर्स से हुआ ना, वो इन जहाज को बचाने के लिए किया जाएगा, बेस्ट किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जनाब अभी मैं वाकया सुना रहा हूं तो कौसर की आंखों में भी आंसू आए हुए हैं। तो ये यूनिवर्सिटी, हमारी यूनिवर्सिटी में एक हुई वर्कशॉप हुई कुछ अर्सा, कई साल पहले। तो हमारे दोस्त हैं असलम अदीब साहब, तो उन्होंने मुझे कहा कि वो डॉक्टर साहब वो वाकया सुनाइए अपना जो था। तो जब मैं वाकया सुनाने लगा और जब मैं यहाँ पहुँचा तो आगे 4-5 टीचर यूनिवर्सिटी की खवातीन बैठी थी, वो ज़ारो कतार रोने लग गई, एकदम रोने लग गई इस वाक़े को सुन के। तो मैंने एकदम उनका, मैंने कहा मेरी बहनों, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस वाक़े में फौत नहीं हुआ था मैं इस वाक़े में फौत नहीं हुआ था, आप तसल्ली रखिए, क्योंकि मैं आपको ना तो हुआ ये, खैर ये तो एक ज़िमनी हुआ। उसके बाद ये हुआ कि जब उन्होंने बिल्कुल किया और जहाज़ आपको अंदाज़ा हो जाता है कि लैंड कर रहा है, तो हमें ये अंदाज़ा हुआ कि जहाज़ के अगला पहिया नहीं खुल रहा था। तो जहाज़ को उन्होंने पिछले 2 पहियों पे किया, और आपको अंदाज़ा हो रहा था कि उसकी नोज़ जो है वो काफ़ी ऊपर है। और उसके बाद वो जहाज़ ना एक तेज़ी के साथ वो नीचे जाता रहा, और फिर एक ज़ोरदार झटका लगा और वो ज़मीन के ऊपर ठप से गिरा। अच्छा, वो बाकी तो वो इतनी स्मूथ लैंडिंग की थी, मैंने जिंदगी में कभी इतनी स्मूथ लैंडिंग नहीं देखी, लेकिन वो जो आखिरी मोमेंट था जिसके ऊपर वो जहाज वो नीचे गिरा, वो नीचे करके हुआ, वो टॉप करके हुआ, और उसके बाद एक झटके से जहाज रुक गया। और फटाफट वो 2 क्रू मेंबर खड़े थे, उन्होंने एकदम दरवाजे खोले और वैक्यूएट उन्होंने किया। जहाज में कोई आग नहीं लगी, जहाज में कोई धुआं नहीं लगा, एक झटका हुआ। और जो पहले वो बच्चियां लड़कियां थी, उन्होंने जल्दी से उनको, जब मेरी बारी में वैक्यूएट, जब मैं बाहर निकला तो रावलपिंडी के एयरपोर्ट पर, चकलाला एयरपोर्ट जो था, उस एयर को बिल्कुल सेंटर के ऊपर, पूरे शाम का वक्त था उस वक्त, बस असर और मगरिब का वक्त होने वाला था, पूरे लकोदक उसके ऊपर जहाज खड़ा हुआ था। और जो मेरी पहली नजर पड़ी तो पूरा का पूरा क्रू जो था वो नीचे जमीन के ऊपर सजदे में गिरा हुआ था। एकदम मैंने जब यूं देखा तो सामने से ना वो सब लोग सजदे में गिरे हुए थे। तो उस सारे में उतरा तो बेकरारी के अंदर मैं भी सजदे में गिरा तो मुझे देखकर जितने और लोग थे वो भी सजदे में गए। तो हमने वहां एक, और वो जो सजदा है ना, शायद उस तरह का सजदा मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया मुझे नहीं याद कि मैंने जिंदगी में कभी वैसा सजदा किया हो जब मैंने उतर के अपना, मेरा गर्दन नहीं, और उसके यानी उसकी रनवे के ऊपर, कोलतार की गर्म रनवे के ऊपर, खैर वो यूं करके मैं सीधा हुआ तो दूर लोग और इर्द गिर्द एम्बुलेंसेस खड़ी हुई थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां खड़ी हुई थी, और वी वर ऑल कवर्ड बट वी वर ऑल सेफ। तो मैंने अपने लोगों के चेहरों पे देखा तो सारे मुझे ऐसे लगे जैसे ना वो अपनी उम्रों से 10-10 साल बड़े हो गए हैं, जैसे बूढ़े हो गए। तो वहाँ से उन्होंने कहा कि भी गाड़ी आ रही, बैठें, लेकिन वो इतने हम थे कि हम ना वहीं से ना हम चलना शुरू हो गए पैदल। तो करते करते उनका वो कोने में था किसी जगह पर, वो मेन लाउंज नहीं था, तो वहाँ जो उसके जो दरवाजे के बाहर जो थे आर्मी के वो एयर वाइस मार्शल, जो मुझे याद, उनका नाम भूल गया,
तो वो सबको हाथ मिला मिला के और तस्लीम कहते नथिंग हैपेंड, नथिंग हैपेंड, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज फाइन, फाइन थिंग, यू नो, प्रेज टू माय क्रू, इस तरह कुछ करके अंग्रेजी में उनको थपथपा रहे थे, कुछ नहीं हुआ, दे वर जस्ट, और हम वहाँ गए तो वहाँ उनके लाउंज में उन्होंने ना उससे पहले खाना अरेंज किया हुआ था, वहाँ हमने मगरिब की नमाज़ पढ़ी, तो खाना खा के उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हमें बताएं कि कुछ नहीं हुआ था, कि कोई ख़ास बात नहीं थी, लेकिन आई मीन मैं सोचता हूँ ऑल प्रेज टू दैट क्रू कि उन्होंने जिस टेक्निकली क्या किया कि उसको पता नहीं सेमी बेली लैंडिंग थी या क्या थी। अच्छा, उसके बाद खैर थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आप आराम कीजिए, अब नया C-130 आएगा। तो हमारे साथ कुछ लोगों ने कहा जी हमें इजाज़त दें, हम बस पे बैठ के जाएंगे तो वो खैर मैंने भी उनको कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सेफ प्लेन, और सारी वो तो एक दफ़ा जोहाना, खैर फिर उन्हें दोबारा जहाज़ आया, वहाँ से फिर हम लाहौर उस पर गए। तो बस मैं ये इस वाक़े के ज़रिए बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ना ये नियर डेथ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और मैं इसको जब भी याद करता हूँ और मैं इसको याद करके हमेशा ये सोचता हूँ कि जैसे एक बोनस ज़िंदगी है जो इंसान को दोबारा मिलती है। लेकिन देखा जाए वैसे तो हमारा एक सांस ही बोनस ज़िंदगी है। देखे ना कि मैं सांस लेके गया, ये लाइफ है, ये सांस बाहर निकल गया, बस ये डेथ है, इसके बाद एक नई सांस आएगी। आपको हमारी मेडिकल साइंस में हमें ये बात पता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द टाइम व्हेन पीपल डाई दे एक्सहेल एंड दे डाई। सो दिस इज लाइफ, दिस इज डेथ। अब नई लाइफ आएगी कि नहीं आएगी किसी को कुछ पता नहीं है, सांस आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो लिहाजा इस तरह के वाकयात से तो हमें एक नियर डेथ का एक एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ईच ब्रेथ इज अ नियर डेथ, एक्चुअली इट्स अ नियर डेथ एक्सपीरियंस, और हमें इन सब चीज़ों को ज़हन में रखना चाहिए। और अपनी ज़िंदगी, मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वाक़े के बाद मैं एक दफ़ा तो बिल्कुल तब्दील हो गया था, और मुझे बहुत अरसा लगा यानी नेकी की उस फेज में से निकलने में मेरा मतलब यह है कि इंसान जो है वो मुझसे, मैं कुछ भी, मेरी नमाज कभी कज़ा नहीं होती थी, मेरे मुंह से झूठ नहीं निकलता था, मेरे कुछ नहीं निकलता। तो हमें अल्लाह भी तौफीक दे कि हम इन किस्म के हादसा, वो जॉन एलिया का एक शेर है कि सिर्फ बातों को कौन मानता है, सबको एक हादसा ज़रूरी है। सिर्फ बातों को कौन मानता है, सबको एक हादसा ज़रूरी है। तो हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हम हादसे के बगैर ही समझ जाएं और अपनी ज़िंदगी को एक सही पैटर्न पर ले आएं। तो ये था वाक़या वो।